नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी साहित्य। कहाँ यूजीसी नेट में लगी कहानियों को, उनकी कथा वस्तु को जान रहे थे। उसके सारांश को हमने देखा था संक्षिप्त में। उनके पात्र परिचय, उसका प्रकाशन और उसके लेखक कौन हैं। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था दुलई वाली कहानी, टोकरी भर मिट्टी, दुनिया का अनमोल रतन, ईदगाह, अपना अपना भाग्य। भाग 1 में हमने देखा था। भाग 2 में हमने पढ़ा था उसने कहा था कहानी, आकाशदीप कहानी, पुरस्कार कहानी, तीसरी कसम, चीप की दावत। भाग 2 में हमने पढ़ा था। भाग 3 में हमने कहानी को देखा था कोसी का घटवार, राही, पिता, परिंदे और सिक्का बदल गया। और भाग 4 में जो छूटी हुई कहानियां हैं हम उनको पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गैंग्रीन कहानी। गैंग्रीन कहानी को रोज कहानी के नाम से भी जाना जाता है। गैंग्रीन कहानी को किस नाम से जाना जाता है? गैंग्रीन कहानी को रोज कहानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रकाशन है 1934 ईस्वी में इसे अज्ञे जी ने लिखा है। रोज कहानी 1934 ईस्वी में पारिवारिक जीवन पर आधारित अज्ञे की दाम्पत्य जीवन की एक रसता और ऊब को चित्रित करने वाली एक प्रभावशाली और बेजोड़ कहानी है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? कथानायक मालती, कथा की नायिका डॉक्टर महेश्वर मालती के पति, टीटी, जो कि मालती और महेश्वर का पुत्र है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन की एक रसता, घनीभूत ऊब घुटन का चित्रण देखने को मिलता है। ये क्या है? मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन की एक रसता, घनीभूत ऊबन घुटन का चित्रण देखने को इस कहानी में मिलता है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के पारिवारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। इसके पहले भाग में क्या है? इसके पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता है। वह अतिथि की कुशल क्षेम तक नहीं पूछती है, पर उसका हालचाल तक नहीं पूछती है, बल्कि उसके लिए पंखा अवश्य चलाती है। अतिथि के प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। अतिथि यानी उसके भाई के, जो भाई प्रश्न करता है तो उनके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बिल्कुल वो बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्ष बाद इतना बदल गई, वहाँ चुप रहने लगी। उसका जो स्वभाव था, उसकी जो चंचलता थी, वो बात करने वाली लड़की आज 2 वर्ष में ही बिल्कुल चुपचाप रहने लगी। उसका व्यक्तित्व बुझा सा हो गया है। अतिथि को उस घर पर कोई काली छाया मंडराती हुई नजर आती है। उसका भाई जो आता है उसे लगता है कि इस घर पे लगता है कोई काली छाया हो जैसे कि वो खुश मिजाज की लड़की, बातूनी लड़की, चंचलता वाली लड़की आज बिल्कुल उदास लग रही थी, बिल्कुल गुमशुदा, खोई खोई सी थी। वो प्रश्न करते तो बिल्कुल संक्षिप्त में उत्तर देती, तब उन्हें लगता कि उस घर पर कोई काली छाया जैसे मंडरा रही हो। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह प्रश्नवाचक हुआ। अतिथि का एक तीखा प्रश्न, अतिथि है उसका भाई है, एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका जो उत्तर है वह एक प्रश्नवाचक हुआ। से प्रश्न पूछती है तो वही प्रश्न को ही प्रश्न की तरह उत्तर देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं हो। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। 2 वर्षों के वैवाहिक
जीवन के बाद 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यहाँ कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाता है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितना बदल जाती है, यह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाता है। कहानी के इस भाग में कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं, जिससे उसके नीरस और उदास यांत्रिक जीवन की ओर संकेत होता है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मन स्थिति के संश्लिष्ट अंकन को सफल होता है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती की अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति के बीच बचपन की स्मृतियों में खो जाने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के प्रभावों का भी उल्लेख हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी और यह रोज का क्रम है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर का भोजन 3 बजे और रात का भोजन 10 बजे ही करेगी। यह रोज का क्रम है। इसकी जानकारी भी पाठकों को यहाँ मिलती है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब मालती के जीवन में रोज एक जैसा ही है। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है, अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। इस भाग में मालती महेश्वरी अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिकता स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही लगता है कि लेखक का अधिक ध्यान बाह्य दृश्य के बजाय अंतर्द्वंद पर है। लेखक ने मालती के बाह्य संवादों को ना इतना उभार कर, बल्कि उनकी अंतर्द्वंद दशा, उनकी स्थिति क्या है, वो उभारने का प्रयास किया है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वरी की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढर्रे रोगियों की टांग काटने और उनके मरने के नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, पर आगे का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। इसलिए उसकी गतिविधियों तथा उसकी मन स्थितियों के अंकन पर लेखक ने अधिक ध्यान दिया है। महेश्वरी और अतिथि बाहर पलंग पर बैठे हैं। महेश्वरी और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहें और चांदनी रात का आनंद लेते रहें, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही। क्यों यही उसकी नियति थी। बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चे को संभाले या बर्तन मले। ये काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्या यही उसकी नियति है? इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन इच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौतियों के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ है।
बच्चे का सोते सोते पलंग से गिरना उसके लिए सामान्य बात है, क्योंकि रोज़ ऐसा होता है। बच्चे की चोटें भी मालूम कि जो चोटें हैं वो भी मामूली बात हैं, क्योंकि उसे चोट रोज़ लगती ही रहती है। मालती के मन पर लगने वाले मालती के मन पर लगने वाली चोटें भी मामूली बात हैं, क्योंकि उसे चोट रोज़ लगती रहती है। मालती के मन पर लगने वाली चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वे रोज़ इन चोटों को सहती रहती है। रोज़ की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजे की घंटी ध्वनि से होता है। तब मालती करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए। उसका घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। रोज आगे की चर्चित कहानी है जो विपथगा शीर्षक कहानी संकलन के पहले संस्करण में छपी थी। बाद में गैंग्रीन शीर्षक से भी विपथगा के 5वें संस्करण में प्रकाशित हुई। इस कहानी का उद्देश्य एक विवाहित युवती के जीवन चित्रण के माध्यम से नारी की सीमित संसार में घुटन और उसकी उदासी का चित्रण है। कहानी का शीर्षक भी मालती की रोज एक ढर्रे पर चलती दिनचर्या पर और उबन घुटन की जिंदगी और डेली दिनचर्या को ही दर्शाती है। वह अतिथि के प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर मात्र देती है। वह स्वयं कोई प्रश्न नहीं करती। उसके पास मानो कहने के लिए कुछ नहीं हो। उसके मौन को उसका बच्चा सोते सोते रोकर तोड़ता है। वह उसे संभालने के कर्तव्य में लग जाती है, मानो वह कर्तव्य पालन के लिए ही बनी है, पर कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है। उससे अतिथि को लगता है कि उसके आने से मालती को कोई खुशी नहीं हुई। इस आशय के प्रश्न का उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ मैं देती है। इस आशय के प्रश्न का उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ में देती है। उसका आचरण उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा की गवाही देता है। के अगले भाग में वह अतिथि के सामने बैठी दूर अतीत की स्मृतियों में मन मग्न है। इस तल्लीनता के कारण वह पति द्वारा दरवाजा खटखटाने पर वह अतिथि के सामने बैठी दूर अतीत की स्मृतियों में मग्न है। इस तल्लीनता के कारण वह पति द्वारा दरवाजा खटखटाने पर हिल नहीं पाती। उसका अंतर्द्वंद और मानसिक उथल-पुथल उसके व्यवहार से व्यक्त हो जाता है। कहानीकार घटना के विस्तृत वर्णन पर कम ध्यान देता है, घटनाओं की अभिप्रेरणाओं और पात्रों की मानसिकता को उघाड़ने के कौशल का परिचय अधिक देता है। आगे महेश्वरी की यांत्रिक दिनचर्या का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करके उसके जीवन को भी एक ढर्रे पर चलता दिखाया गया है। पहाड़ी स्थलों के अभावों और सीमित वातावरण की यंत्रणाओं को महेश्वरी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, पर महेश्वरी की जीवन स्थितियों का अंकन करना लेखक का उद्देश्य प्रतीत नहीं होता। उनकी चर्चा प्रासंगिक रूप से आई है। कहानीकार का मुख्य उद्देश्य मालती की उदास जिंदगी को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना, उसमें उसे सफलता मिली है। महेश्वरी और अतिथि के संक्षिप्त संवाद से सूचना मिलती है कि मालती पति के भोजन करने के बाद दोपहर 3 बजे और रात को 10 बजे भोजन करती है। यह क्रम भी रोज का है। बच्चों का बार बार रोना, मालती का उसे डांटना भी रोज का क्रम है। घंटे की गिनती करना भी उसकी भारी ऊबन और जड़ता का सूचक है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा भारी हो गया है। घर में नौकर न होने के कारण मालती को ही बर्तन मांजने का उबाऊ काम करना पड़ता, पर पानी की अनियमित आपूर्ति के कारण उसमें भी बाधा आती है। वह पानी की राह देखती रहती है। उसकी करुण स्थिति के अतिथि
भी प्रभावित होते हैं। उसकी स्थिति को देखकर अतिथि भी प्रभावित होते हैं और उसे लगता है कि वह भी उस घर के ऊपर मंडराती काली छाया का शिकार हो गया है। वो अतिथि भी यह सोचते हैं कि उस घर के ऊपर मंडराती काली छाया का मैं भी शिकार हो गया हूँ। कहानी के अंतिम भाग में महेश्वरी के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थिति की चर्चा है। महेश्वरी अस्पताल में आने वाले गैंग्रीन के रोगियों का उल्लेख करता है जिनकी टांग काटनी पड़ती है। मालती डॉक्टर महेश्वरी की लापरवाही और अस्पताल की दुर्दशा पर व्यंग करती है जो उसकी संवेदनशीलता का परिचायक है। क्या है? कहानी के अंतिम भाग में महेश्वरी डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थिति की चर्चा है। महेश्वर अस्पताल में आने वाले गैंग्रीन के रोगियों का उल्लेख करता है जिनकी टांग काटनी पड़ती है। मालती डॉक्टर महेश्वर की लापरवाही और अस्पताल की दुर्दशा पर व्यंग करती है जो उसकी संवेदनशीलता का परिचायक है। कहानी एक रोचक मोड़ पर वहां पहुंचती है जहां महेश्वर अपनी पत्नी को आम तोड़कर लाने का आदेश देता है। कहानी का रोचक मोड़ कहाँ पर होता है? कहानी का रोचक मोड़ वहाँ पर होता है जहाँ पर महेश्वर अपने पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटे हैं। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है। वह अखबार के लिए तरसती है, इसलिए अखबार का हाथ में आने पर वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर वह उसके आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच भी उसमें कुछ जिज्ञासा बची है जो उसके जीवन की सूचक है। मालती की जिजीविषा के लक्षण कहानी में यदा कदा प्रकट होते हैं, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं बल्कि समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है। इसके मूल्य में उसके पति के प्रति निष्ठा, कर्तव्य परायणता को अभिव्यक्त करती है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है जो इसमें विश्वास करती है कि यही उसके जीवन का सच है। इससे इतर वह सोच भी नहीं सकती। जिस प्रकार से समाज के सरोकारों से वह कटी हुई है उसे रोज का अखबार तक हासिल नहीं, जिससे अपने उबाऊ जीवन से 2 क्षण निकालकर बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उसे जुड़ने का, जानने का मौका मिल सके। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचने और उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती। इस स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचने, उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती। कहानी के अंतिम भाग में बच्चे का पलंग से गिरने का उल्लेख है जिसके प्रति मालती अधिक चिंतित नहीं है क्योंकि वह रोज गिर पड़ता है। उसकी चोटें चिंता का विषय नहीं है क्योंकि वो रोज लगती हैं। इस प्रकार रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक रोज पूर्णतः सार्थक है। ये थी रोज कहानी। रोज कहानी के माध्यम से एक स्त्री की स्थिति की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि वो मालती जो शादी से पहले कितनी चंचल थी, कितनी बातूनी थी, वो शादी के बाद उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, 2 साल में ही कैसा बदलाव आता है। उनकी इस मनोदशा को चित्रित करने का काम किया है आज्ञे जी ने। ये कहानी एक मालती की नहीं है बल्कि संपूर्ण नारी की है।
अपनी घर गृहस्थी में फंसकर बाहर की दुनिया को भी जान नहीं पाती हैं, अपनी सारी इच्छाओं को भी भूल जाती हैं। अब हम देख लेते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ। लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बंग महिला और राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस कहानी की विषय वस्तु क्या है, इसका विषय क्या रहा है? जातिगत पक्षपात पर व्यंग। जातिगत पक्षपात पर व्यंग, बेरोजगारी की समस्याओं का चित्रण। उससे मेरी बातें जो कहानी है उसका जो विषय रहा है जातिगत पक्षपात का व्यंग, बेरोजगारी की समस्याओं का चित्रण, नारी की बदस्तर स्थिति का चित्रण, भ्रष्टाचार का चित्रण, तत्कालीन सरकार के न्याय व्यवस्था एवं पेंशन पर व्यंग, महामारी से ग्रस्त जनता और अंग्रेजी डॉक्टरों पर व्यंग। तो ये कहानी का विषय रहा। इसमें पत्रात्मक शैली है। यह पत्र स्वयं लेखिका, यहाँ जो पात्र हैं वह स्वयं लेखिका हैं। यहाँ पात्र कौन है? स्वयं है। यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। कहानी संवाद शैली में भी है। यह कहानी उपकलात्मक ललित निबंध के रूप में भी प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बात में चंद्रदेव से मेरी बात में चंद्रदेव का स्वामी सूर्य को कहा गया है। चंद्रदेव से मेरी बात में चंद्रदेव का स्वामी सूर्य को कहा गया है। इस कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन है। यह कहानी में किसका वर्णन है? इस कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन है। यह कहानी वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग करती है। यह कहानी वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग करती है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कहा जाता है। हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी जो है वो चंद्रदेव से मेरी बातें। महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से कामा दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जार महाशय फलीभूत हुए थे। देवलोक के डॉक्टर धन्वंतरी हैं। देवलोक के डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी हैं। देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त हैं। देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त हैं। लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान बचपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से ही भली भांति न देख सकते होंगे। क्या होता है? अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत के संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभाव भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवादात्मक शैली में प्रार्थना व अनेक प्रश्न करती हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवादात्मक शैली में प्रार्थना व उनसे अनेक प्रश्न करती हैं। इस कहानी में कोलकाता शहर का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग है। भावदेव पांडे बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती 1904 में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्र कथ्य बनाया। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। इस कहानी में बदहाल भारत की आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और क्षेत्र में
वृद्ध पीढ़ी के अनुसूचित दबदबे का रेखांकन है। इसे कुछ विद्वानों ने हिंदी की प्रथम पत्रतात्मक, व्यंग्यात्मक एवं एकालाप की कहानी भी कहा गया है। इसे कुछ विद्वानों ने हिंदी की प्रथम पत्रात्मक, व्यंग्यात्मक और एक लाभ कहानी भी कहा है। इस कहानी में स्थानांतरण, नीति, पेंशन, देश की प्रजातंत्र पर व्यंग्यात्मक प्रहार हुए हैं। इस कहानी में क्या हुआ है? इस कहानी में स्थानांतरण, नीति, पेंशन, देश की प्रजातंत्र पर व्यंग्यात्मक प्रहार हुआ है। कहानी का प्रतिपाद्य चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी का प्रतिपाद्य क्या है? चंद्रदेव से मेरी बातें अपने समय की राजनीतिक अर्थनीति पर केंद्रित है। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, स्त्रियों की दयनीय दशा, जातिगत पक्षधर इत्यादि को वर्णित बनाया गया है। इसमें प्रमुख पात्र जो हैं भगवान चंद्रदेव, इन्हें वृद्ध कहा गया है। इसमें प्रमुख पात्र कौन है? भगवान चंद्रदेव। इन्हें चंद्रदेव, कौन से पात्र? चंद्रदेव से मेरी बातें। इसके प्रमुख जो पात्र कौन है? भगवान चंद्रदेव। इन्हें वृद्ध कहा गया है। कथानायिका धन्वंतरी, फैमिली डॉक्टर। कथानायिका कौन है? धन्वंतरी, फैमिली डॉक्टर। चित्रगुप्त देवों में चीफ जस्टिस। चित्रगुप्त कौन है? देवों में चीफ जस्टिस। लॉर्ड कर्जन, आधुनिक भारत। लॉर्ड कर्जन कौन है? आधुनिक भारत है। तो ये थी दुलाई वाली कहानी, जिसको हमने संक्षिप्त में उसका अध्ययन किया, संक्षिप्त में उसको हमने परिचय देखा। इस कहानी का विषय क्या रहा, इसके पात्र क्या रहे, इसका प्रकाशन कब हुआ, ये कौन सी शैली में लिखी गई, तो इसका हमने संक्षिप्त अध्ययन जाना। अब इसके बाद हम देखते हैं कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी 1912 ईस्वी में लिखी गई। यह राजा राधिका रमण सिंह द्वारा लिखी गई है। कानों में कंगना कहानी किसने लिखी? राजा राधिका रमण सिंह ने 1912 ईस्वी में लिखी। इस कहानी का विषय वस्तु क्या रहा? पत्नी के प्रेम की खूबसूरती और प्यार में बैकुंठ तक जाने का रास्ता। इस कहानी का विषय क्या रहा? कानों में कंगना जो कहानी है उसका विषय वस्तु क्या रही? पत्नी के प्रेम की खूबसूरती और उनके प्रेम में बैकुंठ तक जाने का रास्ता इस कहानी का विषय रहा। उद्देश्य क्या है इस कहानी का? बोलने की आदत डालना तथा विचारों की क्रमबद्ध शक्ति बढ़ाना। कहानी का उद्देश्य क्या है? ये कानों में जो कंगना कहानी है उसका उद्देश्य क्या है? बोलने की आदत डालना तथा विचारों की क्रमबद्ध शक्ति बढ़ाना। इस कहानी के कानों में कंगना कहानी के पात्र कौन हैं? नरेंद्र हैं, किरण हैं, योगीश्वरण और कथावाचक नरेंद्र। किन्नरी वैश्या। इसके पात्र नरेंद्र, किरण, योगेश्वरी, उनके पिता किन्नरी वैश्या है, ये पात्र हैं। कानों में कंगना कहानी का उद्देश्य है नरेंद्र द्वारा पत्नी से विमुख और किन्नरी के प्रति आकृष्ट तथा उस पर धन संपत्ति लुटाने के उपरांत अंत में उसके पश्चाताप और जीवन में आए अंधकार को दर्शाना, जो इसका उद्देश्य रहा इस कहानी का। कानों में कंगना कहानी का जो उद्देश्य है नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी से विमुख होना और किन्नरी के प्रति आकृष्ट होना, उस पर धन संपत्ति लुटाना, उसके उपरांत अंत में पश्चाताप और जीवन में आए अंधकार को दर्शाता है। क्या ये कानों में कंगना जो कहानी है उसका ये उद्देश्य है कि किस प्रकार नरेंद्र अपनी पत्नी से विमुख होता है और किन्नरी के प्रति आसक्त हो जाता है और उस पर धन संपत्ति लुटाता है उस पर, और अंत में धन संपत्ति जब खत्म हो जाती है तो किस प्रकार पश्चाताप करता है और जीवन में आए अंधकार को दर्शाता है। ये कहानी का इसका उद्देश्य रहा है। कानों में कंगना कहानी 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वर्णात्मक एवं भावपूर्ण शैली में लिखी गई कहानी है। यह किस कहानी में? यह वर्णात्मक और भावपूर्ण शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी में नरेंद्र के पिता योगेश्वर उसे धर्म काव्य के अध्ययन के लिए भेजते हैं।
क्या होता है, इस कहानी में नरेंद्र के पिता योगेश्वर उसे धर्म के अध्ययन के लिए भेजते हैं। अध्ययन के पश्चात अपने गुरु योगेश्वर की आज्ञा से उनकी पुत्री किरण से विवाह करता है। गुरु योगेश्वर की आज्ञा से उनकी पुत्री किरण से विवाह करता है। कुछ समय बाद किन्नरी नामक वैश्या के प्रति नरेंद्र आसक्त होता है और किरण से विमुख हो जाता है। किरण शांत भाव से सब कुछ सहती है। किरण क्या होता है, शांत भाव से सब कुछ सहती है। किन्नरी को देने के लिए नरेंद्र द्वारा किरण से कानों का कंगना मांगना, किन्नरी को देने के लिए किरण के द्वारा कानों से कंगना मांगना, का कंगना उतार कर देना, मृत प्राय किरण का कंगना देना कहानी में नया मोड़ है। परंतु जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्या होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कंगना देखकर नरेंद्र की आंखें खुल जाती हैं। वो भावुक हो जाता है। उसके जीवन में अंधकार ही शेष रहता है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित है। एक भावुकतापूर्ण कहानी है में प्रकृति और नारी सौंदर्य का इस कहानी में प्रकृति और नारी सौंदर्य का भावोच्छ्वासित वर्णन कहानी को और भी यथार्थ से दूर ले जाता है। कानों में कंगना पहनने का तथ्य अपने विरोधाभास के कारण कुतूहल पैदा करता है और वहीं कहानी के अंत में करुणा का भाव भी व्यंजित करता है। तो ये थी कानों में कंगना कहानी, जिसका हमने संक्षिप्त में परिचय देखा। इस कहानी का उद्देश्य क्या रहा, इसके पात्र कौन हैं, इस कहानी को लिखने के पीछे इसका उद्देश्य क्या रहा, ये हिंदी की प्रकार नरेंद्र अपनी पत्नी से विमुख हो जाता है और किन्नरी के प्रति आसक्त हो जाता है और उस पर धन संपत्ति लुटाता है। उपरांत में जब उसके पास धन संपत्ति खत्म हो जाती है, तत्पश्चात जीवन में उसके अंधकार को दर्शाता है। ये थी कानों में कंगना कहानी, जिसको हमने संक्षिप्त में जाना, उसके पात्र परिचय, उसका लेखन, इनका अध्ययन किया। इसके बाद हम देखते हैं लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम इसके जो लेखक हैं या लेखिका रेणु जी हैं। इसके लेखक कौन हैं? रेणु जी हैं, ईश्वरनाथ रेणु जी हैं इस कहानी के। लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। कहानी की जो विषय वस्तु है, ग्रामीण जीवन और स्त्री सशक्तिकरण का चित्रण करती है। ग्रामीण जीवन स्त्री सशक्तिकरण का चित्रण करती है। पूरी कहानी बिरजू की माँ को बैलगाड़ी में बैठाकर नाच दिखाने जाने पर केंद्रित है। लाल पान की बेगम कौन है? लाल पान की बेगम बिरजू की माँ है। उन्हीं को लाल पान की बेगम कहा गया है। बिरजू की माँ जो हैं, उन्हीं का नाम क्या है? लाल पान की बेगम। बिरजू की माँ शकरकंद उबाल रही थी। बिरजू की उस समय उम्र जो होती है 7 वर्ष होती है। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं बिरजू की माँ, लाल पान की बेगम जिन्हें कहा जाता है अखनी फुआ, जंगी की पतोहू चंपिया, बिरजू की 10 वर्षीय बहन। चंपिया कौन है? बिरजू की 10 वर्षीय बहन। बिरजू चंपिया का 7 वर्षीय भाई। बिरजू कौन है? चंपिया का 7 वर्षीय भाई। बिरजू का बाप राधे की बेटी सुनरी। बिरजू का बाप राधे की बेटी सुनरी, चंपिया, और बिरजू की माँ लाल पान की बेगम, ये इस कहानी के पात्र हैं। लाल पान की बेगम रेणु जी की आंचलिक कहानी है। लाल पान की बेगम क्या है? रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इसमें ठुमरी कहानी संग्रह में
ठुमरी कहानी संग्रह में सन 1957 में संग्रहित हुई, प्रकाशित हुई। इस कहानी की नायिका कौन है? इस कहानी की लाल पान बेगम की जो कहानी है उसकी नायिका कौन है? बिरजू की माँ। बिरजू की माँ इस कहानी की नायिका हैं, जो लाल पान की बेगम के नाम से पूरे गांव में जानी जाती हैं। बिरजू की माँ हैं जो लाल पान की बेगम के नाम से पूरे गांव में जानी जाती हैं। उनकी पड़ोसन जंगू की पतोहू, उनकी पड़ोसन कौन है? जंगू की पतोहू उन सब पर सदैव ताना कसती रहती हैं। उन सब पर सदैव ताना कसती रहती हैं। कौन? बिरजू की माँ यानी कि लाल पान की बेगम। कौन ताना कसता रहता है? बिरजू की माँ लाल पान की बेगम। गांव में पनघट पर नोक झोंक चलती रहती है। गांव में पनघट पर नोक झोंक चलती रहती है। का बाप अपने परिवार को बैलगाड़ी से मेला लेकर जाता है। बिरजू का बाप क्या करता है? बिरजू का बाप बैलगाड़ी से मेला लेकर जाता है। बिरजू की माँ मेले में नाच देखने की इच्छा व्यक्त करती है। बिरजू की माँ यानी कि लाल पान की बेगम। मेला जाते समय बिरजू की माँ रोती हुई। कौन? मेला जाते हुए बिरजू की माँ रोती हुई जंगी की बहू को, जंगी की पतोहू को पुचकार कर गाड़ी में बिठा लेती है। जो लाल पान की बेगम यानी कि बिरजू की माँ जब मेला जा रही होती हैं तो जंगू की पतोहू रो रही होती हैं, जिस कारण वह पुचकार कर उन्हें गाड़ी में बिठा लेती हैं। बिरजू की माँ गाड़ी में बैठा कर जिस प्रकार लाल पान की बेगम बन जाती हैं, गाड़ी में बिठाती हैं और जिस प्रकार लाल पान की बेगम बन जाती हैं, इसका प्रभावी वर्णन रेणु जी ने किया है। इसका प्रभावी वर्णन रेणु जी ने किया है। विजय मोहन सिंह यहाँ पनघट की लड़ाई और लालसा सब तिरोहित हो जाती है और बच जाती है एक मीठी नींद। यही वह निश्चल मानवीयता है। यही वह क्या है? यही वह निश्चल मानवीयता है जो रेणु की प्राय प्रत्येक कहानी के केंद्र में है। उनकी कहानियों का मुख्य स्वर जीवन, जीवंतता और निजी वर्षा का है। वे मानव और मानव के भविष्य में विश्वास करते हैं। वे मूलतः एक प्रगाढ़ मानवीयता के कहानीकार हैं। वे मूलतः एक प्रगाढ़ मानवीयता के कहानीकार हैं। कहानी का प्रतिपाद्य देख इस आंचलिक कहानी का प्रतिपाद्य हम देखते हैं। इस आंचलिक कहानी में बिरजू की माँ यानी कि लाल पान की बेगम की मेला में नाच देखने की इच्छा, ग्रामीण अंचल के दाम्पत्य जीवन का यथार्थ स्थानीय रंगत के साथ मुखरित हुआ है। इस कहानी में बिरजू की माँ लाल पान की बेगम की मेला में नाच देखने जाने की इच्छा, ग्रामीण अंचल के दाम्पत्य जीवन का यथार्थ रूप से स्थानीय चित्रण हुआ है। अब हम देख लेते हैं लाल पान की बेगम कहानी का उद्देश्य क्या रहा है। लाल पान बेगम कहानी का उद्देश्य क्या रहा? इस आंचलिक कहानी में बिरजू की माँ की मेला जाने की इच्छा के माध्यम से पूर्णिया जिले के ग्रामवासियों की जीवन शैली, अभाव, दैन्यता कहाँ की वर्णित है? इस आंचलिक कहानी में बिरजू की माँ की मेला जाने की इच्छा के माध्यम से पूर्णिया जिले के ग्रामवासियों की जीवन शैली, प्रभाव, दैन्यता, आशा, निराशा, नोक झोंक के बावजूद परस्पर प्रेम को चित्रित करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। कहानी का मुख्य उनके जीवन में आशा, निराशा, नोक झोंक होने के बावजूद भी परस्पर प्रेम को चित्रित करने का कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी के रूप में भी जानी जाती है लाल पान की बेगम। इसका प्रकाशन कितना 1957 में हुआ। ये थी लाल पान की बेगम कहानी, जिसमें हमने पात्र परिचय को जाना, उसका समय, इसको किस में प्रकाशित किया गया और इसका उद्देश्य क्या रहा, इसका विषय क्या रहा।
तो ये हमने देखा लाल पान की बेगम की कहानी का सारांश, इसका जो कुछ संक्षिप्त में परिचय हमने देखा। और इसके बाद हम देखते हैं, अब हम अगली कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी गई अमृतसर आ गया कहानी। 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। यहाँ भीष्म साहनी जी ने लिखी है। इसको किसने लिखा है? भीष्म साहनी जी ने लिखी है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर अमृतसर आ गया, ये कहानी 1973 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। ये लिखी 1973 में गई है, लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान के विभाजन की क्या स्थिति थी, उसके बाद की क्या स्थिति रही, उन सभी का जो वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कहानी देश विभाजन अर्थात भारत पाक विभाजन के दौरान उत्पन्न सांप्रदायिक संदर्भों एवं तनावों को रेखांकित करती हुई कहानी है। यह भारत और पाक की विभाजन के दौरान उत्पन्न सांप्रदायिक दंगे को और सांप्रदायिक तनावों को रेखांकित करती हुई ये कहानी है। गोपाल राय के शब्दों में, देश विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों के दहशत, अविश्वास और अनिश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की यह कहानी है। इस कहानी में आदमी कितना हैवान और कमीना बन जाता है। इस कहानी में मानो कितना हैवान और कितना कमीना बन जाता है, यही दिखाना कहानी का मेन उद्देश्य है। कहानी के जो पात्र हैं, कथानायक सरदार पठान दुबला बाबू, ये इसके पात्र हैं। कौन? कथानायक है और सरदार पठान दुबला बाबू इस कहानी के पात्र हैं। इस कहानी का प्रतिपाद्य भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित, इस भारत और पाकिस्तान की विभाजन की त्रासदी पर आधारित इस कहानी में एक समूह का पाक से अमृतसर की ट्रेन यात्रा की भयावहता और विनाश, बर्बरता, सांप्रदायिक तनाव और अमानवीय इत्यादि को कहानी का कथ्य बनाया गया है। हम देखते हैं पहले इस कहानी का सारांश, इस कहानी की कथा वस्तु हम देखते हैं कि क्या है ये कहानी था। कि अब हम समीक्षा देख लेते हैं, अमृतसर आ गया कहानी की समीक्षा देख लेते हैं। यदि हम कहानी के प्रारंभ में देखा जाए यदि कहानी के प्रारंभ को देखा जाए कि जो विभाजन से पहले भारत है और भारत के विभाजन से पहले जो भारत के प्रारंभ में देखा जाए कि जो भारत विभाजन से पहले का भारत है, उसमें हिंदू मुस्लिम आपस में प्रेम से रहते हैं, उसमें कोई भी सांप्रदायिक नहीं है, उसमें भी कोई भी तनाव नहीं, कोई भी लड़ता झगड़ता नहीं है, सब एक दूसरे से मानवीय व्यवहार करते हैं। पठान हिंदू बाबू से हंसी मजाक करते हैं, वहाँ हंसी मजाक आत्मीय और मानवीय है, इसका कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन जो ही बाहर दंगा होता उसका चरित्र बदल जाता। वे सब मनुष्य से हिंदू मुसलमान बन जाते, वे मानवीयता का चोला उतार कर दंगाई बन जाते, वो मानवीयता का चोला उतार कर दंगाई बन जाते। उनके भीतर खलनायक का चेहरा निकल आता। पठानों की तरह दुबला पतला बाबू भी हिंसक हो जाता, और जब हिंसक हो जाता तो वह अनजान व्यक्ति पर वार कर बैठता है। जब वह हिंसक हो जाता है तो वह अनजान व्यक्ति पर वार करता है। इस तरह यहाँ रेलगाड़ी दरअसल इतिहास और भूगोल के बीच चलती है। जब गाड़ी का भूगोल बदलता है तो उसका इतिहास भी बदल जाता है, पात्र बदल जाते हैं, पात्रों का व्यक्तित्व बदल जाता है। इसका कोई कारण नहीं कि वजीराबाद तक जो व्यक्ति डरा सहमा बैठा हुआ था, वह अमृतसर आते ही निडर, आक्रामक और हिंसक कैसे हो गया। वह वजीराबाद तक जो एक सीधा साधा व्यक्ति था, बिल्कुल डरा सहमा हुआ बैठा था, वह अमृतसर आते ही कैसे उसने अपने तेवर बदल लिए, कैसे अपना करने का टोन बदल लिया। कोई कारण नहीं बताता है, लेकिन कारण स्पष्ट है कि इतिहास का
एक निर्णय देश विभाजन का निर्माण भारत के भूगोल को बदल देता है। यहाँ दो देश बन जाते हैं और दोनों अकारण एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, बिना कोई कारण के एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। उनके लिए लेखक किसी को दोष नहीं देता। यहाँ तक अंग्रेज़ों के बारे में भी कहानी में कोई टिप्पणी नहीं है जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। बस विभाजन हुआ। जब विभाजन हुआ तो बाबू ने एक अनजान मुसाफिर पर लोहे की हड्डी से वार किया, लोहे की छड़ी से वार किया। जब वो वहाँ पर बैठे थे तो वो जो बाबू था दुबला पतला, उसने लोहे की छड़ी से वार किया। इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है? इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है? लेखक किसी को दोषी नहीं देता, किसी को दोष नहीं देता, किसी के कर्म को उचित भी नहीं ठहराता। वहाँ गलत को गलत मानता है, परंतु रेल में कोई किसी की सुनता नहीं। सुनने से पहले दूसरा कोई कुछ कहता भी नहीं, कहने के बारे में सोचता भी नहीं। और यही कहानीकार की और पाठक की पीड़ा है। डिब्बे में एक बुढ़िया बैठी है, वहाँ जरूर एक आध बार कुछ कह पाती है। एक बुढ़िया बैठी होती है, वह जरूर एक आध बार का कुछ कह पाती है। अपनी तरफ से संतान दिखती है, उसे अपनी तरफ से सांत्वना दिखाती है कि परंतु वह रेल के अन्य यात्रियों की दृष्टि में अप्रासंगिक है। ना तो उनका कोई कहना मानता, ना उनकी कोई बात सुनता, नहीं उनकी कोई बात का बुरा मानता, बस सब सुनकर चुप रहते हैं। उसके समर्थन या विरोध का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। जो पात्र सक्रिय, वो पीड़ित है, हिंसक है। पीड़ित की पीड़ा का कोई सुनने वाला भी नहीं है। सहानुभूति का स्वर कहीं से नहीं आता और हिंसक व्यक्ति निश्चित है, उसे रोकने टोकने समझने वाला कोई नहीं। समय यह क्षण गाड़ी के भूगोल को बदल देता है, देश और समाज को बदल देता है। भीष्म साहनी के समाचार पत्रों की सुर्खियों में छपी खबरों को अपने अनुभव और विचारधारा के द्वारा न केवल जीवित किया, बल्कि उसने अपने समय का ऐतिहासिक दस्तावेज भी बना दिया। जिस विभाजन की त्रासदी ने इंसानी साहनी सहित अनेक पूरे परिवार को झकझोरा हो, जिसने स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उस दुर्गति को देखा हो, भोगा हो, उनका रचनात्मक पीड़ा को अनुमान किया जा सकता है। पाकिस्तान सरहद की हिंदुस्तान की सरहद की ओर बढ़ती रेलगाड़ी का अमृतसर तक आते आते हैवानियत का जैसा विकल्प रूप उभरा, उसकी कल्पना ट्रेन के मुसाफिरों ने सपने में भी नहीं सोची थी। वह निर्जीव ट्रेन सजीव हैवान से इस तरह भर गई, आगे हर स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर को धर्म के नाम पर हैवानियत का शिकार बनना पड़ा। यह कहानी विभाजनकालीन सांप्रदायिकता की कहानी है। जब तक ट्रेन पाकिस्तान में थी वह मुस्लिम ट्रेन थी, वहीं पाकिस्तान की सरहद में घुसते ही हिंदू ट्रेन हो गई। पाकिस्तान में सफ़र करते वक्त जो भय और शंका के बादल बाबू के सिर पर मंडरा रहे थे, अमृतसर आते ही वह पठानों के सिर पर मंडराने लगी। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम और उसके परिवार को पठानों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, तो हिंदुस्तान में दुबले बाबू ने मुस्लिम मुसाफिर के साथ क्रूर मानवीयता व्यवहार किया। इस प्रकार यह कहानी विभाजन कालीन सांप्रदायिक दंगों का मानवीय चित्र है। अमृतसर आ गया कहानी का शीर्षक ही इस बात की ओर संकेत करता है कि कोई व्यक्ति जिस शहर की प्रतीक्षा कर रहा था वह आ गया। यह प्रतीक्षा एक ही काल में
एक ही सीमा पार का दूसरी सीमा में प्रवेश ही की प्रतीक्षा थी। इसलिए दुबले बाबू का रेलगाड़ी के अमृतसर आने के बाद पठानों को गाली देना, खुद को सुरक्षित पाकर शेर की तरह ऊंची आवाज़ में पठानों पर चिल्लाना, यह दर्शाता है कि अब उसका भय खत्म हो चुका है और पठानों में भय व्याप्त हो गया है। तभी तो पठान उस बाबू को कहता है, ओ बाबू, बक बक क्यों करता है? हमने कह दिया हम तुम्हारी जबान खींच लेगा। जबकि बाबू उन पर चिल्लाए जा रहा था, तेरी उस पठान बनने वाले की। ये थी अमृतसर आ गया कहानी की समीक्षा हमने देखा। अब थोड़ा इसका और परिचय हम देख लेते हैं। कहानी का उद्देश्य क्या रहा? भारत पाक के फलक पर रचित इस कहानी में पाक से अमृतसर आने वाली ट्रेन में दहशत, तनाव, अविश्वास, धार्मिक उत्तेजना, घृणा, मानवीयता, बर्बरता इत्यादि का चित्रण करती है। ये कहानी क्या करती है? भारत और पाकिस्तान के फलक पर रचित इस कहानी में पाक से अमृतसर आने वाली ट्रेन में दहशत, तनाव, अविश्वास, धार्मिक उत्तेजना, घृणा, अमानवीयता, बर्बरता इत्यादि का चित्रण ये कहानी करती है। तो ये हमने देखा अमृतसर आ गया कहानी, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर है कि किस प्रकार। अब हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी। इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी की तब की बात और थी। ये कहानी 1956 में लिखी गई। जैसे उनके दिन फिरे दो नावक वाले लोग, ये उनकी कहानियाँ हैं। तो हरिशंकर परसाई जी की हम देखते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ये कहानी व्यंग्य विधा को साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय परसाई जी को है। ये व्यंग्य विधा को साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय परसाई जी को मिलता है। इस कहानी के जो पात्र हैं वे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन एमडी साहब, इंस्पेक्टर मातादीन जो कि एमडी साहब हैं, चांद सरकार, भारत सरकार, आईजी पुलिस, मंत्री कोता, ये इसके पात्र हैं। कौन कौन पात्र हैं? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन, एमडी साहब जो कि हैं, चांद सरकार, भारत सरकार, आईजी पुलिस, मंत्री कोतावल। इस कहानी का उद्देश्य जो है पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यंग्य के आधार पर अभिव्यक्त करना। जो पुलिस मंत्री जो पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यंग्य के धरातल पर अभिव्यक्ति हुई है, इसका यही उद्देश्य है कि पुलिस के तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यंग्य के धरातल पर उसको अभिव्यक्त किया गया। व्यंग्य के माध्यम से पुलिस के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। जो प्रकाशन हुआ 1970 ईस्वी में ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में ये प्रकाशित हुई। ये किसमें? ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में ये प्रकाशित हुई। कितने सन में? 1970 ईस्वी में। ये व्यंग्य शैली में लिखी गई कहानी है। अब हम देख लेते हैं नवल किशोर परसाई की रचनाएं व्यंग्य के माध्यम से नए सौंदर्य बोध की प्रतिष्ठा करती हैं। आधुनिक गद्य के संस्कार, मिजाज और तेवर को अकेले परसाई जी ने जितना बदला उतना प्रेमचंद्र के बाद किसी गद्यकार ने नहीं। आधुनिक गद्य के संस्कार में, आधुनिक गद्य के क्षेत्र में, मिजाज में, तेवर को अकेले जितना परसाई जी ने जितना बदला उतना प्रेमचंद्र के बाद गद्य में किसी ने नहीं। उनकी लेखनी में कबीर की अक्खड़ता और प्रखरता देखने को मिलती है। उनकी लेखनी में कबीर की अक्खड़ता और प्रखरता देखने को तो मिलती है। तो तुलसी उनकी लेखनी में क्या देखने को मिलती है? उनकी लेखनी में कबीर की अक्खड़ता और प्रखरता तो थी ही, तुलसी जैसा सामाजिक बोध भी है। उनमें
तुलसी अखड़ता, कबीर जैसी अखड़ता और प्रखरता तो थी ही, लेकिन उसमें तुलसी जैसा सामाजिक बोध भी देखने को मिलता है। इसलिए इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर के लेखक परसाई जी के लोकप्रिय स्तंभ थे कबीरा खड़ा बाजार में तथा तुलसीदास चंदन घिसे, ये हैं। इसमें पैटेंसी के माध्यम से पुलिस के भ्रष्टाचार को निर्दोष का पकड़ना, दोषी को छोड़ना, रिपोर्ट गवाह बदलना, 420 आदि का चित्रण है। चांद सरकार के निवेदन पर भारत की ओर से सांस्कृतिक आदान प्रदान, वहाँ की पुलिस को सक्षम बनाने हेतु इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर जाते हैं और भारतीय पुलिस भ्रष्टाचार के तमाम उक्त हथकंडों से चांद की सभ्यता संस्कृति को ऐसे नष्ट कर देते हैं कि चांद सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को इंस्पेक्टर माता दीन को यथाशीघ्र वापस लेने के लिए पत्र लिखा जाता है। कहानी का प्रतिपाद्य है, ये है कहानी। क्या है इस कहानी में? फैटेंसी के माध्यम से पुलिस के भ्रष्टाचार, निर्दोष को पकड़ना, दोषी को छोड़ना, रिपोर्ट गवाह बदलना, 420 आदि का चित्रण है। चांद सरकार के निवेदन पर भारत की ओर से सांस्कृतिक आदान प्रदान, वहाँ की पुलिस को सक्षम बनाने हेतु इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर जाते हैं और भारतीय पुलिस भ्रष्टाचार के तमाम उक्त हथकंडों से चांद की सभ्यता संस्कृति को ऐसे नष्ट कर देते हैं कि चांद सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को इंस्पेक्टर माता दीन को यथाशीघ्र वापस लेने के लिए पत्र लिखा जाता है। ये इस कहानी का मुख्य स्वरूप है, वो है इसका प्रतिपाद्य। कहानी का प्रतिपाद्य फैटेंसी के माध्यम से पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार। कहानी का प्रतिपाद्य देखते हैं। फैटेंसी के माध्यम से पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, चांद सरकार की सात्विक एवं पवित्र व्यवस्था को भ्रष्ट करने की व्यंग्यपूर्ण कथा वर्णित है। इसमें क्या होता है? फैटेंसी के माध्यम से पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा चांद सरकार की सात्विक पवित्र व्यवस्था को भ्रष्ट करने का व्यंग्यपूर्ण तरीके से कथा का वर्णन किया गया है। तो इसका उद्देश्य है पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यंग के धरातल पर उसको, इसका जो भ्रष्टाचार है, निर्दोषों को पकड़ना और के अत्याचार, बढ़ते अत्याचार को दिखाना इस कहानी का मेन उद्देश्य है। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने भारतीय समाज में न्याय व्यवस्था की क्या स्थिति थी उसको उजागर करने का काम किया है। कहानी की अंतिम राजा निर्बंसिया कहानी को भी देख लेते हैं। इसे कमलेश्वर जी ने लिखा है। राजा निर्बंसिया कहानी को किसने लिखा है? कमलेश्वर जी ने लिखा है। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन 1957 में हुआ। राजा निर्बंसिया कहानी किसने लिखा? कमलेश्वर जी ने लिखा। इस कहानी के जो पात्र हैं वे जगपति, चंदा, पति पत्नी, जगपति, चंदा, पति पत्नी, बच्चन सिंह कंपाउंडर और दयाराम, ये इसके पात्र हैं। कौन कौन? जगपति चंदा जो कि पति पत्नी हैं, बच्चन सिंह कंपाउंडर हैं, दयाराम ये इसके पात्र हैं। इस कहानी का जो उद्देश्य है राजा निर्बंसिया और रानी तथा जगपति और चंदा दोनों के माध्यम से राजा निर्बंसिया और जगपति की मन स्थिति और दुर्गुण स्थिति के साथ साथ स्त्री सतीत्व समस्याओं का चित्रण करना है। क्या है? इस कहानी का उद्देश्य राजा निर्बंसिया और रानी तथा जगपति चंदा की कहानी के माध्यम से राजा और निर्बंसिया की ओर जगपति के मन स्थिति और करुण स्थिति के साथ साथ स्त्री की सात्विक स्थिति समस्या का चित्रण करना है। कहानी के केंद्र में जगपति चंदा जो कि पति पत्नी हैं और बच्चन सिंह कंपाउंडर। यह कहानी लोक कथा के नायक राजा और रानी तथा जगपति और चंदा को लेकर
दोहरे कथानक से बुनी गई है। लोक कथा में राजा लोक मर्यादा को तोड़कर भी कथानक के अंत में अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेता है, जबकि दूसरी ओर मध्यवर्गीय परिवार का जगपति अपनी पत्नी चंदा के सतीत्व के अभाव में और चंदा के पास कोई दैवी शक्ति न होने तथा बच्चन सिंह कंपाउंडर के कर्जदार होने के कारण अपना सारा कारोबार त्याग कर अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। कहानीकार कमलेश्वर बच्चन सिंह के रूप में जहर था। क्या था? कहानीकार कमलेश्वर बच्चन सिंह के रुपयों में जहर था जिसने उसे मारा था। इस कहानी में जगपति के पारिवारिक संघर्ष, अंतर्द्वंद, बच्चन सिंह के कर्ज का भार की घुटन व्यवस्था इत्यादि का संवेदना धरातल पर यथार्थवादी चित्रण हुआ है। ये यहाँ तक हमने कहानी को जाना। कहानी का प्रतिपाद्य यह लोक कथा के नायक राजा रानी और जगपति चंदा के दोहरे कथानक की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार के जगपति का अपनी पत्नी चंदा के बच्चन सिंह के साथ अवैध संबंध के फलस्वरूप अंतर्द्वंद, घुटन व्यवस्था और विवशता, अंत में आत्महत्या की कथा वर्णित है। इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है? इस कहानी का प्रतिपाद्य यह है कि यह लोक कथा के नायक राजा रानी और जगपति चंदा के दोहरे कथानक की कहानी है। इस कहानी के मध्यवर्गीय परिवार के जगपति का अपनी पत्नी चंदा के बच्चन सिंह के साथ अवैध संबंध के फलस्वरूप अंतर्द्वंद, घुटन व्यवस्था के कारण अंत में आत्महत्या की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। इस कहानी में यह आत्मकथात्मक तथा उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई कहानी है। इसका प्रकाशन यह कहानी पत्रिका में सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित गोपाल राय प्रकाशित करा है। ये किसमें प्रकाशित है? ये कहानी पत्रिका में 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई, राजा निर्वंशिया। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा गैंग्रीन कहानी को पढ़ा, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पढ़ा, अमृतसर आ गया कहानी को पढ़ा, कानों में कंगना कहानी को पढ़ा, लालपान की बेगम कहानी को पढ़ा, माता दिन चांद पर इस कहानी को देखा, राजा निर्वंशिया कहानी को देखा। इन कहानियों का आज हमने संक्षिप्त में अध्ययन किया। उनके पात्र कौन है, उसका लेखन क्या रहा, इनको हमने जाना। तो यहीं तक ये कहानी का आज ये भाग 4 है, जिसमें हमने इन कहानियों को देखा। ये यूजीसी नेट में लगी कहानियाँ जितनी हैं उनका सारांश हमने यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम अगले भाग में हम देखेंगे, अगली उपन्यास साहित्य को हम पढ़ेंगे। ये कहानी साहित्य यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी साहित्य।